जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग गैंग। मैं हूं कविता और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बैल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होपफुली ये क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मीन्स प्रस्तावना नाम तो इसमें दिया हुआ है और प्रस्तावना के अलावा उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। ए प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, बी आमुख प्रीफेस, सी उद्देशिका प्रिम्बैल या डी प्रस्तावना प्रीफेस। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे प्रस्तावना शब्द तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है और आंसर जो पूछा है आपसे वो पूछा है आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम के जोड़े में। तो मीन्स यहाँ पे हमें प्रस्तावना को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्या कहते हैं वो पता होना चाहिए। और प्रस्तावना के जो तीनों नाम हमने पढ़े हैं, प्रस्तावना, उद्देशिका और प्रिम्बैल, वो हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं आंसर क्या होता है। ए प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, इसमें प्रस्तावना तो ठीक है लेकिन इंट्रोडक्शन ऑप्शन गलत है, तो ये गलत हो गया। बी आमुख प्रीफेस, ऑप्शन बी जो है वो दोनों ही नाम प्रस्तावना के नहीं है। सी उद्देशिका प्रिम्बैल, अब उद्देशिका हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना को और प्रिम्बैल इंग्लिश में कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये इसका सही आंसर हो सकता है डी प्रस्तावना प्रीफेस। तो प्रस्तावना हिंदी में है लेकिन प्रीफेस इंग्लिश में नहीं कहते हैं। प्रीफेस आमुख का अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ओके, उद्देशिका और प्रिम्बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको प्रस्तावना याद है तो आप मन में प्रस्तावना को दोहराकर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा शब्द उसमें कितनी बार लिया गया है। तो भारत शब्द को जो हम लोग देखते हैं तो देखते हैं प्रस्तावना में, हम भारत के लोग भारत को। संविधान की प्रस्तावना की ये जो पहली लाइन है इसमें भारत शब्द आया है, बाकी कहीं पे भी राष्ट्र के नाम से संबोधित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो भारत शब्द आया है वो आया है 2 बार, हम भारत के लोग भारत को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय का तत्व नहीं है। न्याय का तत्व पूछा गया है। देखिए न्याय का तत्व पूछा गया है यानी कि हमने जो न्याय की प्रकार पढ़े हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक, बी आर्थिक, सी राजनीतिक या डी धार्मिक। तो जब हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना डिस्कस की थी हमने उसमें देखा था कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीय नागरिकों को 3 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था प्रदान करता है और उन तीनों में से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय व्यवस्था दी गई है, जबकि धार्मिक न्याय व्यवस्था का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का तत्व उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? ए 2, बी 3, सी 4 या डी कोई नहीं। अभी अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की है कि संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही को चुनिए। ए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अच्छा, ये हमारे राष्ट्र की प्रकृति से संबंधित जो शब्दावली है उसको क्रमवार चुनने के लिए कहा जा रहा है। देख लेते हैं। ऑप्शन ए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष संपूर्ण गणराज्य। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है ये तो जो संविधान की मूल प्रस्तावना थी
उसमें थी शब्दावली। अब हम लोगों ने प्रस्तावना डिस्कस करते समय ये बात डिस्कस की थी कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो सबसे पहले तो हम उन 3 शब्दों को देख लेते हैं कौन से हैं। वो हैं संपूर्ण, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। तो बाकी के जो 3 ऑप्शन बचते हैं उनमें हम देख लेते हैं कि ये तीनों शब्द मिलते हैं क्या। संपूर्ण ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है। डी में संपूर्ण 2 बार मिलता है। देखिए डी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, संपूर्ण गणराज्य। तो सी और डी ऑप्शन बाहर हो गए। अब हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन, ए और बी। ए और बी को हम लोग देख लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। जबकि यहाँ कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, गणराज्य। तो जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे यदि आपको ध्यान हो तो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष दोनों शब्द साथ में आ रहे थे और लोकतंत्रात्मक और गणराज्य शब्द दोनों साथ में आ रहे थे। जबकि यहाँ पे लोकतंत्रात्मक शब्द जो है वो समाजवादी से पहले आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी भी इसका गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और फ्रेंड्स इसे याद रखने की एक और ट्रिक है, यदि आप चाहें तो इसे उस तरह से भी याद रख सकते हैं। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो तीनों स हैं वो एक के बाद एक क्रम में आएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, और देखिए यहाँ पे स के बाद में प आ रहा है तो इस तीसरे स के बाद में भी पहले प आएगा। और गणराज्य कब हो सकता है, जब वहाँ पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होगी। इस तरह से आप इस क्रम को याद रख सकते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित स्वतंत्रता नहीं है। अब देखिए यहाँ पूछा गया है कि संविधान में कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए अभिव्यक्ति, बी उपासना, सी अवसर और डी विश्वास। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 प्रकार की वहाँ पे स्वतंत्रता की बात की गई है, अभिव्यक्ति, उपासना, विश्वास, धर्म और विचार। तो यहाँ पे अवसर ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अवसर की स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है बल्कि अवसर की समानता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संवैधानिक तौर पर कितने प्रकार की स्वतंत्रता उल्लेखित है। ए 3, बी 5, सी 6 या डी 4। तो संविधान में हमने प्रस्तावना में देखा था कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में किस प्रकार की समता समानता का उल्लेख किया गया है। तो समानता के अवसर की बात की गई है, वो हमें यहाँ पे पहचानना है कि किस प्रकार की समानता या समता की बात कहता है हमारा संविधान। ए सामाजिक आर्थिक, बी सामाजिक राजनीतिक, सी अवसर अभिव्यक्ति, डी प्रतिष्ठा अवसर। एक बार फिर से ऑप्शंस को देख लेते हैं। सामाजिक और आर्थिक, तो देखिए सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। हमने 3 प्रकार के न्याय पढ़े थे। बी सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक भी न्याय का एक प्रकार है। 3 प्रकार के न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल होते हैं। सी अवसर और अभिव्यक्ति, तो देखिए अवसर की समानता तो है लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है वहाँ पे। ऑप्शन डी कहता है प्रतिष्ठा और अवसर। तो ऑप्शन डी प्रतिष्ठा और अवसर, इन दोनों की समानता हमारा संविधान भारतीय नागरिकों के लिए स्थापित करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किए गए हैं। ए 3 बार, बी 2 बार, सी 1 बार या डी 1 बार भी नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक बार हम लोगों ने जब प्रस्तावना डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था 42वें संविधान संशोधन, 42वां संशोधन वर्ष 1976 ईस्वी, धारा 2।
धारा 2 के अनुसार संविधान में संशोधन किया गया है एक बार, और उस समय में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। उस समय में प्रस्तावना में संशोधन करते हुए 3 नए शब्द तो जोड़े गए थे राष्ट्र की प्रकृति के संदर्भ में, और एक शब्द जोड़ा गया था राष्ट्र की एकता और अखंडता के संदर्भ में, अखंडता शब्द, और 3 शब्द जो ऊपर जोड़े गए थे उसमें संपूर्ण और समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा ये शब्द जोड़ा गया है। एक बार संशोधन हुआ है अब तक श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में। और देखिए यहाँ पे ध्यान जो विशेष रखना है कि ये संशोधन हुआ तो 1976 में था, लेकिन इसे लागू किया गया था 3 जनवरी 1977 से, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, संविधान की प्रस्तावना में संविधान किसे समर्पित किया गया है? ए, संविधान निर्माताओं को, बी, राष्ट्र को, सी, राष्ट्र व उसके नागरिकों को, या डी, कोई नहीं। तो एक बार फिर से ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में संविधान किसे समर्पित किया गया है, मीन्स जो संविधान है उसका निर्माण किसके लिए किया गया है? ए, संविधान निर्माताओं को, ये ऑप्शन गलत होगा। केवल संविधान निर्माताओं के लिए तो संविधान नहीं बनाया जाता किसी भी राष्ट्र में। राष्ट्र को, तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, लेकिन राष्ट्र को किस तरह से? क्या राष्ट्र को एक भौगोलिक इकाई बनाए रखने के संदर्भ में, क्या राष्ट्र की प्राकृतिक सीमाओं के संदर्भ में, क्या राष्ट्र के नागरिकों के संदर्भ में? तो यहाँ पे राष्ट्र का जो अर्थ है वो हमें स्पष्ट नहीं होता है। सी, राष्ट्र व उसके नागरिकों को, ये उत्तर ठीक है, यहाँ पे ठीक लग रहा है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है कोई नहीं, तो यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कि भारतीय राष्ट्र और उसके नागरिकों को भारत का संविधान समर्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दावली को प्रतिस्थापित किया गया है रिक्त स्थान के स्थान पर। अब यहाँ पे बताना है कि इनमें से किस शब्दावली के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दावली को संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित किया गया है। देखते हैं ऑप्शंस। ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य के स्थान पर, समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर, या डी, कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन ए एक बार देखते हैं, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य के स्थान पर। तो देखिए हम लोगों ने जब प्रस्तावना को डिस्कस किया था तो 3 नए शब्द जो जोड़े गए हैं हमें उन्हें यहाँ पे ढूंढना होगा ऑप्शन ए में। और 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? संपूर्ण, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो इन 3 शब्दों को हम देख लेते हैं। ये 3 शब्द जहाँ जहाँ मिलेंगे वो ऑप्शन आउट हो जाएंगे। एक तो डी ऑप्शन यहाँ पे आउट हो जाएगा, कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ही नहीं। ऑप्शन ए से देखते हैं, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें ना तो समाजवादी मिल रहा है, न संपूर्ण मिल रहा है, और ना ही पंथ निरपेक्ष मिल रहा है। तो इसकी आंसर होने की संभावना बनती है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। यहाँ ये शब्द आ गया तो ये आंसर नहीं होगा। समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहाँ पे भी समाजवादी आ गया है तो ये भी आंसर नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन 42वां 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दावली को प्रतिस्थापित किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पहले मूल रूप में या मूल प्रस्तावना में था प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अभी की जो प्रस्तावना है उसमें तो अभी की जो प्रस्तावना है वर्तमान में, उसमें जो शब्दावली दी गई है उसे तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन मूल प्रस्तावना में किस शब्दावली के स्थान पर नई शब्दावली को प्रतिस्थापित किया गया है ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में संविधान को कब अंगीकृत किया गया है?
ए 26 नवंबर 1949 ईस्वी, बी 26 नवंबर 1950 ईस्वी, सी 26 जनवरी 1949 ईस्वी या डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दावली किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? ए 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी, बी 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी, सी 86वां संविधान संशोधन 2000 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी की धारा 2 द्वारा नई शब्दावली को यहाँ पे जोड़ा गया है, जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और ये जो शब्दावली है ये प्रस्तावना में लागू की गई है 3 जनवरी 1977 से। तो संविधान संशोधन तो कब हुआ है? 1976 में। संशोधन कौन सा है? 42वां। और लागू कब से हुआ है? 3 जनवरी 1977 से। यहाँ पे फिर से मैं बता देती हूँ, ध्यान रखिएगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ये शब्दावली यहाँ पे जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका में राष्ट्र की एकता व अखंडता किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है? ऑप्शन ए भारत की एकता, बी राष्ट्र की एकता, सी देश की एकता या डी कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे भारत की एकता तो कोई शब्द प्रस्तावना में मिलता ही नहीं है, राष्ट्र की एकता है, देश की एकता नहीं है और डी ऑप्शन भी नहीं। तो यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है उद्देशिका में, तो राष्ट्र की एकता व अखंडता जो शब्द है वो राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द है 1 लोग, 2 नागरिक, 3 व्यक्ति। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में इन तीनों में से किस शब्द का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, ए केवल 1 यानी कि लोग, बी 1 व 2 यानी कि लोग व नागरिक, 3 केवल, सी केवल 2 यानी कि केवल नागरिक शब्द या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम प्रस्तावना देख लेते हैं, उससे हमें सही आंसर पता चल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, प्रस्तावना में 3 वर्ड्स हमको जो क्वेश्चन के देखने हैं, लोग, नागरिक और व्यक्ति। देखते हैं, हम भारत के लोग, तो ये रहा लोग। ओके, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, ये आ गया सेकंड वर्ड नागरिकों, लोग और नागरिकों 2 वर्ड आ चुके हैं। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ये देखिए आ गया व्यक्ति। इस तरह से आपने देखा कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राष्ट्र की संप्रभुता निहित है। ए जनता में, बी व्यवस्थापिका में, सी कार्यपालिका में या डी न्यायपालिका में। तो हम जब प्रस्तावना पढ़ते हैं शुरू से, तो वहाँ एक लाइन आती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को, आती है ना, हम भारत के लोग भारत को। तो ये जो हम भारत के लोग हैं, ये किसके लिए है? भारतीय नागरिकों या जनता के लिए, जो कि भारतीय संविधान को अधिकार प्रदान करते हैं कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है ये इस तरह से संचालित होगी कि उसमें हमारे हित निहित होंगे और हम इस व्यवस्था के अधीन रहकर जीवन पर्यंत कार्य करेंगे या अपने जीवन को जिएंगे।
तो इस तरह से संविधान के अनुसार राष्ट्र की संप्रभुता जो है वो जनता में या भारतीय नागरिकों में निहित है। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चंस तो प्रस्तावना में से और भी बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने वो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि सीटेट में आ सकते हैं, क्योंकि यदि आप पिछले सालों के सीटेट के क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक बहुत ही माइनर चीज़ देखने को मिलेगी कि सीटेट में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो डायरेक्टली बुक के कंटेंट से आए हैं, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। कंटेंट जो कि शो किया गया है बुक्स में डायरेक्ट उन्हीं से क्वेश्चंस बने हैं, तो मैंने उसी कंटेंट पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए हैं। जो और क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें हम टीचिंग के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन्हें क्वालिफाई या उन्हें अचीव करने की दृष्टि से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हम लोग करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। यहाँ पे ये सिर्फ सीटेट के पर्पज से है, तो ये जो प्रस्तावना के डायरेक्ट कंटेंट से क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। मैं कविता आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।